हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ नीरज में मध्य प्रदेश समान ज्ञान में हमने मध्य प्रदेश का गठन आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भौगोलिक विभाजन और विस्तार। ठीक, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक, मतलब भौगोलिक से क्या तात्पर्य है। तो भौगोलिक से तात्पर्य है स्थल आकृतियों के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो है डिवाइडेशन करना। तो ये क्यों आवश्यक है और किन बेस पे किया जाता है। तो जो हमारा भौगोलिक विभाजन एक मध्य प्रदेश का नहीं, किसी का भी आप देखेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, जो स्थल आकृतियाँ हैं उनके अनुरूप हम इसका विभाजन करते हैं। जैसे कि स्थल आकृति में कौन सा, जैसे मैदानी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, घाटी वाला क्षेत्र हो गया, या कहीं पे आपकी जो आपका विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है उसके अनुसार से हो गया। तो इस प्रकार से जो विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, भौगोलिक विभाजन कहते हैं। ये आवश्यक क्यों है, तो भौगोलिक विभाजन से आप वहाँ के क्षेत्र के बारे में, उसके विकास के बारे में और उसकी क्या स्थिति होगी वहाँ की, ये चीज़ आप बहुत ही भली भांति से जान सकते हैं। आप कहेंगे आप ये कैसे हो सकता है, तो आप ऐसे समझिए, जैसे हमने चर्चा की गंगा यमुना के मैदान की, तो गंगा यमुना का मैदान से ही आपको एक ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि यहाँ का जो एरिया है वो प्लेन एरिया होगा, एक मैदानी एरिया होगा। और जो मैदानी एरिया होते हैं आप समझ लीजिए वहाँ पे आपके लिए विकास कार्य आसान रहेगा। कोई भी कार्य करना है, आपको रेल की पटरी बिछानी हो, कोई सड़क निर्माण करना हो, कोई भी प्रकार का आपको उद्योग लगाना हो, किसी प्रकार का आवागमन करना हो, खेल मैदान बनाने हो, तो इसमें क्या होती है, हमें समस्या नहीं आती है। ठीक है, अब हम जैसे बात कर लें कि भाई पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र आप देख लें, जैसे बात कर लें हमारे भारत के दृष्टिकोण में, तो उत्तर भारत की यहाँ पे आप देखेंगे 2-2 किलोमीटर की सड़क बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है। क्यों होता है, इतना पहाड़ी एरिया पड़ता है, कहीं ढलान बनानी पड़ रही है, कहीं पे पहाड़ को काटना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण में देख लें तो आपको जो विंध्य पर्वत श्रेणी मिल रही है या जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी मिल रही है, यहाँ पे क्या है, विकास कार्य करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे और चीज़ें फायदेमंद हो जाती हैं, जैसे कि वन, खनिज संपदा। तो यदि कहीं पे कोई चीज़ सही है तो कहीं पे कोई चीज़ सही है, तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जगह पे क्या उपयुक्त है और क्या खास है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो इसका विभाजन जो है हमने मध्य प्रदेश का मूलतः 3 भौगोलिक क्षेत्रों में इसको बांटा हुआ है। वो कौन से क्षेत्र हैं, तो आप पठारी या मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं। तो एक तो आपका पठारी या मैदानी क्षेत्र हो गया, दूसरा घाटी क्षेत्र हो गया और तीसरा आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया। मैन किस किस उसमें हमको डिवाइडेशन करना है, तो आपका मैदान या पठार, ठीक है, दूसरा आपका है पर्वतीय क्षेत्र और तीसरा आपका है घाटी क्षेत्र। इन 3 बेसिस पे हम क्या है, मध्य प्रदेश का क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, विभाजन करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको विभक्त करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को हमने किस 3 भागों में बांटा है, तो ये आपका हो गया मध्य प्रदेश। ठीक, इसको हम यदि भौगोलिक विभाजन इसका करेंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो पहला यदि हम इसको देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका मध्य उच्च प्रदेश हमने इसको कहा है, मध्य उच्च प्रदेश हमने 1 नंबर दिया इसको, कौन सा, मध्य उच्च प्रदेश। अगला जो है वो है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी या पर्वत श्रेणी। ठीक है, और जो अगला है वो है आपका पूर्वी पठार। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। किसको, आपके पूर्वी पठार को। जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है ये क्या है,
मेनली प्लेन एरिया है और ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ एरिया नहीं है। और इसमें भी अपनी विशेषताएं, इसमें क्या है, जो आपका मध्य उच्च प्रदेश है इसमें बहुत प्रकार के आपको बीहड़ भी देखने को मिलेंगे। पठार के साथ साथ इसमें आपको उपजाऊ मिट्टी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे विशेष है ना, विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ आपको इसमें देखने को मिलेगी। मतलब एक रूपता नहीं है किसमें, मध्य उच्च प्रदेश में। तो जब किसी चीज़ में एक रूपता नहीं होती है तो उसे हमको क्या करना है, छोटे छोटे डिवाइडों में बांटना पड़ता है। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, मेनली 3 बेसिस पे हमने इसका डिवाइडेशन कर दिया। अब हमने क्या किया कि जब हमने इसको पढ़ा, इसको समझने की कोशिश की, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि जो ये है एक ही इसमें परिभाषा में ये पूरा क्या क्षेत्र परिभाषित नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने 5 अन्य भागों में बांटा। तो हमने इनको A B C D और E में हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। इसमें कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे इसमें मालवा का पठार, ठीक है। अगला जो देखेंगे आप मध्य भारत का पठार, फिर है रीवा पन्ना का पठार, ठीक। अगला देखेंगे आप इसमें नर्मदा सोन घाटी और बुंदेल खंड का पठार, ठीक। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। कर लें। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश क्या है और इसमें जो हमने ये सब डिवीजन इसके बनाए हैं, ये क्या है, इनका विस्तार कहाँ है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक। यदि मैं इसको एक ऐसे काल्पनिक नक्शा मान रहा हूँ किसका, मध्य प्रदेश का, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा पठार, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो राजस्थान वाला एरिया है ये आपका क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी आप यहाँ पे पाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपको मिलेगा गंगा यमुना का मैदान। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में आपको अरावली पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी देखने को मिलेगी। और ये आपका जो है ये क्या है, मान लीजिए ये यहाँ से आपकी नर्मदा रिवर है। नर्मदा नदी जो है भौगोलिक विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तो ये नर्मदा नदी है, ये मान लीजिए अमरकंटक हो गया, तो ये आपकी सोन नदी है, ठीक। समझने की आप कोशिश करेंगे, ये चीज़ आपने देखी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है वो कहाँ पे है, तो आप देखेंगे ये दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से, पूरब और उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी से, और उत्तर और पूर्व में ये गंगा यमुना के मैदान और पूर्वी पठार से क्या हुआ, घिरा हुआ क्षेत्र है। तो आपको इसकी स्थिति समझ में आई कि दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पश्चिम और उत्तर में आपको अरावली पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्व में गंगा यमुना का मैदान और पूर्वी में पूर्व का पठार। ये इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के बारे में एक तत्व और हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है हमारे भारत का जो कि ना तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है और ना कि किसी समुद्री जल सीमा को स्पर्श करता है। पूरा की ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो ये आप एक देखेंगे इसको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जो ये आपका पठार है, उच्च भारत का पठार, ये हमने आपको क्या बता दी, इसकी विशेषता आपको बता दी, कहाँ पे ये घिरा हुआ है। ये पूरे एमपी का लगभग 82% एरिया को कवर करता है। कौन सा आपका मध्य उच्च प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के 82% एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ठीक। मालवा का पठार, तो जो मालवा का पठार है, तो आप देख रहे होंगे मैंने इसको एक नक्शे में है, ये अपना एमपी का नक्शा है, इसमें ये है क्या है, मालवा का पठार ये है, जो कि समथिंग 28% एरिया एमपी का क्या करता है, कवर करता है। टोटल कितने एरिया कवर करता है, तो ये 28% एरिया कवर करता है। जो निर्मित किससे है, तो डेक्कन ट्रेप से निर्मित है। यहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, तो काली मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो फसल इसकी बदौलत होती है, काली मिट्टी है तो उपजाऊ है, तो इसीलिए इसको क्या
गेहूं की डलिया भी कहा जाता है आपके मालवा को पठार को। यहाँ आपका सोयाबीन बहुत मात्रा में होता है और कपास भी यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। एक प्रकार से ये जो है डेवलप एरिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खनिज बहुत ही कम ही मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये कृषि अच्छी होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब और विकास भी यहाँ पे अच्छा है। तो आपने देखा मालवा का पठार ये हो गया। यहाँ पे जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो आप सिगार की चोटी ऊंची है जो 861 मीटर की ऊंचाई रखती है। ठीक, तो ये तो था आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ से मध्य प्रदेश से लेकर के आपका ये जो इसके अंतर्गत जितने भी जिले आने वाले हैं, ये सब जिले किस में आने वाले हैं, आपके मालवा के पठार में आने वाले हैं। तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, धार, झाबुआ, अशोकनगर, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन के साथ साथ इसमें मंदसौर जिला भी आता है। तो ये जिले आपके किस में आते हैं, मालवा के पठार में। ठीक, मालवा का पठार किन पठारों से और घिरा हुआ है, तो आपने यहाँ पे देखा ये है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। तो पश्चिम में अरावली, उत्तर में मध्य भारत का पठार ये यहाँ से आपका आता है, यहाँ से ऐसे 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 करके, तो ये मध्य भारत का पठार उत्तर में हो गया। आप यदि देखेंगे पूर्व में, तो पूर्व में आपका रीवा पन्ना का पठार, और दक्षिण में देखेंगे तो नर्मदा सोन घाटी से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। ये आपने देखा कौन सा, मालवा का पठार। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले पठार की। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं बी नंबर पे, मध्य भारत का पठार। कौन सा, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ठीक, मध्य भारत का पठार जो है आपका उत्तर में आपके यमुना के क्षेत्र से, यमुना और गंगा के मैदान से, यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी से, दक्षिण में मालवा के पठार से, और पूर्व में आपके बुंदेलखंड के पठार से घिरा हुआ क्षेत्र है आपका कौन सा, मध्य भारत का पठार। इसमें मेनली जो जिले आते हैं वो आपके आते हैं भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और आपका ये यहाँ पे नीमच। ये जिले आपके यहाँ पे देखने को आते हैं। ये जो आपका है मध्य भारत का पठार, इसमें क्या है, इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या, सरसों की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इसे को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। हांडी भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आपके मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी कहा जाता है। ये जो पूरा का क्षेत्रफल है हमारे मध्य प्रदेश का, उसमें से 10.7% का एरिया क्या करता है, कवर करता है। और आपको मध्य भारत के पठार में क्या है, सहारिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती हुई मिलेगी आपको। ठीक है, किसमें, आपके मध्य भारत के पठार है। मध्य भारत के पठार की एक और खासियत है कि इसमें जो हमारी आपको पता है कि जो पूर्वी सीमा बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, तो आपकी चंबल नदी बनाती है। और चंबल नदी के अवनालका पर्दन के कारण बीहड़ों का निर्माण करती है। तो मध्य बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार जो है ये ग्रेनाइट से निर्मित क्षेत्र है। किस चीज से निर्मित है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से। ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से क्या है, निर्मित भूस्थल क्षेत्र है। ये जो अपना बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र की खासियत ये है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, तो एक ग्रेनाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियाँ की यदि आप बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहने वाली आपकी धसान नदी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप इसमें देखेंगे।
ये पूरे प्रदेश का 7.7% एरिया क्या करता है, कवर करता है। कितना, 7.7%। ये भाग पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से कवर करता है। कौन सा आपका, बुंदेलखंड का पठार। इसमें सिद्ध बाबा की जो चोटी है आपकी, सिद्ध बाबा की चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछा जाता है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है तो वो आपकी सिद्ध बाबा की चोटी है, जो 1152 मीटर ऊंची है। ठीक, बुंदेलखंड का जो पठार है वो किन किन जिलों में आपको फैला हुआ है, तो आपका ये टीकमगढ़, नेवाड़ी और छतरपुर, आपका दतिया की भांडेर तहसील, ये मिला करके यहाँ पे क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो फसल की बात की जाए तो दतिया क्षेत्र में आपको बुंदेलखंड के पठार में मूंगफली, छतरपुर एरिया में आपको पिपरमेंट, गेहूं की खेती मिलेगी देखने को, और इसके 5-6 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश में लगते हैं हमारे बुंदेलखंड एरिया के। ठीक, अगली बात हम कर लेते हैं रीवा पन्ना के पठार की। रीवा पन्ना का पठार क्षेत्रफल का 10.37% समथिंग लगभग एरिया कवर करता है। जो आपको रीवा पन्ना का पठार है, ये आपको उत्तर में बुंदेलखंड से, पूर्वी क्षेत्र में यमुना के मैदान से, और पूर्वी और उत्तर पूर्वी में यमुना का मैदान, आपका टोटल पूर्वी में आपका पूर्वी का पठार, यहाँ नर्मदा सोन घाटी दक्षिण में, और पश्चिम में मालवा के पठार से घिरा हुआ क्षेत्र है। रीवा पन्ना के पठार की सबसे खास बातें हैं कि यहाँ पे आपका विश्व प्रसिद्ध हीरा इसी में मिलता है। सतना में चूना, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना का पठार की जो मिट्टी है वो आपकी मिश्रित मिट्टी के साथ साथ यहाँ पे लाल पीली मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी। रीवा पन्ना का पठार किन किन जिलों में लगता है, तो आपका ये रीवा, पन्ना, सतना जिलों में आपको ये इसका क्या है, क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, किन किन क्षेत्रों में ये हमारा पन्ना का जो रीवा पन्ना का पठार है वो फैला हुआ है। बात कर लें हम यहाँ की वर्षा की, तो ये 100 से 125 सेंटीमीटर ईयरली वर्षा यहाँ पे होती है। वार्षिक वर्षा जो यहाँ पे कितनी है, तो 100 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक, मैहर माता मंदिर यहाँ पे इस पठार का एक सिद्ध पीठ है, माता शक्ति सिद्ध पीठ है, जो बहुत ही फेमस है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चच्चई झरना आपका इसी में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा वाली, सफ़ेद शेर आपके रीवा में, तो आपके ये सब इसी में आने वाले हैं। तो आप जब पठार पढ़ें तो उसके साथ साथ उस क्षेत्र में क्या है इम्पोर्टेंट, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वो चीज़ भी नोट किया करिए। ठीक, अगले क्रम में हम पढ़ लेते हैं नर्मदा सोन घाटी। कौन सा, नर्मदा सोन घाटी। इसका नर्मदा सोन घाटी क्यों नाम पड़ा, तो नर्मदा सोन घाटी जो है ये लगभग 26% क्या है आपका एरिया कवर करता है। नर्मदा सोन घाटी एक रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है। जो भ्रंश घाटी का मतलब है एक प्लेन स्तर से नीचे पे चला जाना। ठीक है, तो आपका जो ये एरिया है, नर्मदा की जो घाटी है ये गहरी के साथ साथ चौड़ी भी है, लेकिन जो सोन नदी की वो है घाटी है ये संकीर्ण और कम उथली, मतलब कम गहरी आपको घाटी देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में ये सबसे निचला स्थल है, मतलब यदि मध्य समुद्र की लेवल से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के एरिए में नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब अस्थिर क्षेत्र है। इस पे अक्सर आपने देखा होगा भूकंप यदि हमारे मध्य प्रदेश में कभी भी आता है तो वो जबलपुर एरिया या नर्मदा सोन घाटी पे ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक घाटी है और ये कभी भी नीचे क्या होती है, खिसक जाती है, तो उससे हमारे यहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती हैं। अक्सर आपने यहाँ पे देखा होगा कि जबलपुर एरिया में भूकंप के झटके लगते रहते हैं, और हाल ही में अभी एक भूकंप भी आपका जबलपुर में आया था।
नर्मदा सोन घाटी में खासियत क्या है, यहाँ पे जल की अपार वो है, जल के साथ साथ यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। तो ये क्या है, फसल व वन के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त क्षेत्र आपका है। किसके हिसाब से, वन और फसल के हिसाब से उपयुक्त एरिया है। में आने वाले ज़िले कौन कौन से आपके, तो जो यहाँ से ये ज़िले लगेंगे, यहाँ पे जो ज़िले हैं आपके, जैसे अनूपपुर मंडला हो गया, आपका डिंडोरी हो गया, ये क्या है, ये मैकाल श्रेणी में भी आ जाते हैं आपके, और नर्मदा सोन वैली में भी आपके आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा इनको कंफर्म एक बार कर लेंगे, क्योंकि ये ज़िले वार के साथ साथ तहसीलें भी, किसी ज़िले की कोई तहसील किसी क्षेत्र में आ रही है और कोई तहसील किसी क्षेत्र में आती है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा सोन घाटी में, तो आप यहीं से यदि आप स्टार्ट करेंगे तो अलीराजपुर यहाँ पे आप देखेंगे। इसके बाद आप बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, रायसेन, देवास, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, अनूपपुर, ये सब आपको क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, नर्मदा सोन घाटी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये है आपकी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी एरिया, ये वाला। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो आप राजपीपला श्रेणी जो कि आपके पश्चिम में है। मध्य में आप देखेंगे तो ग्वालीगढ़ और महादेव की श्रेणी, जिसमें धूपगढ़ स्थित है, और पचमढ़ी, धूपगढ़ की सबसे बड़ी चोटी पचमढ़ी भी यहीं पे, और मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, जहाँ से हमारी नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल होता है। तो हम क्या देखने वाले हैं, सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसमें हम देखेंगे तो एक किन एरिया से घिरा हुआ है। तो उत्तर में नर्मदा घाटी से, पूर्व में ये पूर्वी पठार, और यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ताप्ती नदी जो आपकी रिवर है वो यहाँ से प्रवाहित होती है। तो ये ताप्ती रिवर से सीमा भी हमारी बनती है, और ये उसके उत्तर में स्थित है। ताप्ती नदी के उत्तर में, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में हमें आपको सतपुड़ा मैकाल श्रेणी देखने को मिल जाएगी। नर्मदा घाटी के और मालवा क्षेत्र में आपको यहाँ पे विंध्यन श्रेणी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, विंध्यन श्रेणी है। तो जो हमारी नर्मदा सोन घाटी थी वो विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीचों बीच बहने वाली एक घाटी है, और जिसमें प्रमुख नदी नर्मदा प्रवाहित होती है। चलिए अब बात हम फिर से करते हैं अपनी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। तो यह जो है दक्कन ट्रैप और गोंडवाना लैंड का क्या है, समूह है। कौन सा आपका, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो दोनों समूह से मिलकर के बना है। खनिज के मामले में ये बहुत ही उपयुक्त होने वाला है। बालाघाट घाट में आपकी तांबे की खदान, मलाजखंड तांबे की खदान, और भारवेली आपकी कौन सी, मैग्नीज की खदान, मैग्नीज की खदान आपकी भारवेली, और तांबा की खदान आपकी मलाजखंड, जो है ये दोनों बालाघाट में हैं। कहाँ पे हैं आपके, तो ये आपके सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहे जाने वाला मतलब कौन सा, पचमढ़ी आपका कहाँ पे है, आपको इसी श्रेणी में देखने को मिलेगा। धूपगढ़ की जो चोटी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी किसमें, महादेव श्रेणी में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, महादेव श्रेणी में है आपकी धूपगढ़ की, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर आप पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसका एरिया आपने देख लिया। तो इसमें आने वाले आप जिले अंदाज लगा लें कि जो साउथ मध्य प्रदेश के ज़िले हैं आपका, यहाँ पे अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, फिर आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, खंडवा और बैतूल, ये सब ज़िले कहाँ पे आने वाले हैं आपके, ये आपके आने वाले हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में।
अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी पठार की, जो हमारा बचा है लास्ट। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ठीक। चलिए बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। तो ये जो है टोटल 7% पूरे क्षेत्रफल का कवर करता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला ये पठार है। मध्य प्रदेश में यदि सर्वाधिक जो राजस्व प्राप्ति होती है तो आपके वो यहीं से होती है। अब वो क्यों होती है? तो पूर्वी जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है ये? तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसमें जो कोयला है, यहाँ का कोयला क्या है? सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। कोयला की वजह से इसे अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा पठार। और जो इसमें पड़ने वाला जिला है ऊर्जा की राजधानी, तो कौन सी है आपकी? सीधी, वो सिंगरौली। अब पहले सीधी, अब जो जब से 2008 के बाद से सिंगरौली ऊर्जा राजधानी हमारी होने वाली है, सिंगरौली। तो वो भी हमारी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? पूर्वी के पठार या बघेलखंड के पठार में। तो इसमें आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपके इसमें में आएगा उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और कटनी की मुड़वाला तहसील। इसमें मुख्य क्या है? कोयला, यहाँ का खनिज है। यहाँ की मिट्टी में जो है क्या मिट्टी है? तो यहाँ की पीली मिट्टी होने के कारण धान यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक यहाँ पे धान का उत्पादन होता है। वर्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ पे जो वर्षा है हमारे पश्चिमी एरिया से पूर्वी एरिया में ज़्यादा वर्षा होती है। यदि आप वर्षा का क्रम देखेंगे तो उत्तर मध्य प्रदेश में सबसे कम, पश्चिम में मीडियम, पश्चिम से जैसे आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वर्षा क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। ये था ओवरऑल मध्य प्रदेश का हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ा, जिनको हमने 3 मेन और उसके 5 सब डिवीजन में देखा। मध्य प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण यदि आप एरिया की लेंथ की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ मतलब उत्तर से दक्षिण तक की यदि हम बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो लेंथ है तो वो कितनी है? 605 किलोमीटर है। और जो हमारी पूर्व से पश्चिम तक की जो लेंथ है वो हमारी कितनी है? 870 किलोमीटर है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। आप इसको देखें, नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।